हाँ जी। तो आज हम लोगों को थर्मोडायनेमिक्स देखना है। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम, सराउंडिंग, ये सारी चीजें आपको पता रहती है। प्रोसेस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अगर एक गैस एक्सपांड करती है और अगर इसका वॉल्यूम V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक ये गैस एक्सपांड की है और अगर ये पिस्टन एक ही इसमें यहां पहुंच गया है, सो दैट इस गैस पर एक्सटर्नल प्रेशर प्लस ये एक पत्थर का प्रेशर इस पिस्टन के ऊपर था, जिसके कारण गैस का इंटरनल प्रेशर P1 था। अब आपने ये पत्थर यहां से हटा दिया तो कांस्टेंट प्रेशर इस पर, ये पिस्टन यहां से यहां मूव किया। तो अगर प्रोसेस एक कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट है तो उस प्रोसेस का जो ड्राइविंग फोर्स है वो अच्छा खासा बड़ा है। द प्रोसेस विल बी इरिवर्सिबल। तब ये पिस्टन इरिवर्सिबली मूव किया है। तो एक प्रोसेस जो काफी ठीक ठाक ड्राइविंग फोर्स से होती है, जिसमें जब प्रोसेस हो रही होती है तो सिस्टम सराउंडिंग एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं रहते हैं, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ये पत्थर के बजाय यहाँ पर इस पत्थर का एक पाउडर रखा होता और उस पाउडर का एक एक ग्रेन हटा रहे होते, तो अल्टीमेटली जब सारे ग्रेन हट जाते तो भी कंडीशन यही आ जाती कि इस पे कोई ग्रेन नहीं रखा है, पूरा पत्थर हट गया है। लेकिन एक एक ग्रेन हटता जा रहा है तो आप प्रेशर को बहुत धीरे धीरे रिलीज कर रहे हो और अंदर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर मतलब पीएक्सएल प्लस ये प्रेशर सब मिला के इनमें बहुत कम डिफरेंस है। तो इस प्रोसेस का ड्राइविंग फोर्स बहुत छोटा रहेगा हर मोमेंट पर और पिस्टन ऊपर मूव करेगा। ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। तो जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं वो सब स्पॉन्टेनियसली होती हैं, वो सब एकदम से होती हैं, अच्छे ड्राइविंग फोर्स पे होती हैं। तो यदि आप किसी रियल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो वो हमेशा इरिवर्सिबल होती है। लेकिन वही प्रोसेस अगर इस तरह से होती कि उसके होने का ड्राइविंग फोर्स बहुत छोटा बना रहता तो वो उस प्रोसेस के होने का रिवर्सिबल रास्ता हो जाता। तो किसी गैस के एक्सपांड होने का इरिवर्सिबल रास्ता और रिवर्सिबल रास्ता। द प्रोसेस विच अकर्स इन इनफाइनाइट स्टेप्स, infinitesimal slowly, the process which occurs in infinite steps infinitesimal slowly, so that at any system and surrounding remains in equilibrium with each other, so that हर समय पर सिस्टम और सराउंडिंग एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में रहते हो। दिस इज कॉल्ड आइडियल रिवर्सिबल प्रोसेस। तो किसी गैस के एक्सपांड होने का या किसी प्रोसेस के होने का रिवर्सिबल रास्ता हो सकता है एक, और उसके अलावा उसके कई सारे इरिवर्सिबल रास्ते हो सकते हैं। गैस के यहां से यहां तक एक्सपांड होने का एक रिवर्सिबल रास्ता था, दूसरे इरिवर्सिबल रास्ते थे। आपने एक पत्थर रखा था उसको हटा लिया, या आपने उस पत्थर के वजन के बराबर के दो पत्थर रखे थे, एक को हटाया, पिस्टन यहां पर आया, फिर दूसरा भी हटा लिया तो पिस्टन यहां पर आया। पहले आपने एक पत्थर हटाया फिर दूसरा हटाया, मतलब आपने प्रेशर को दो स्टेप में रिलीज करा। प्रेशर वॉल्यूम वर्क। कोई गैस जब एक्सपांड होती है, पिस्टन को मूव कराती है, तो उसमें इन्वॉल्व वर्क प्रेशर वॉल्यूम वर्क है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क को निकाल सकते हैं, P इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू माइनस PdV, dW is equals to minus PdV. Integration of dW from 0 to W will give integration of term minus PdV from V1 to V2. अगर प्रोसेस के दो ये प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ है, पहली बात तो ये गैस का इंटरनल प्रेशर होना चाहिए था। ये गैस पिस्टन को ऊपर मूव करा रही है तो इसमें आने वाला वर्क प्रेशर ऑफ द गैस
इंटू डीवी, इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन ये प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल है और पिस्टन अपनी जगह अचानक से छोड़ चुके, तो जब पिस्टन ऊपर मूव कर रहा था तब पिस्टन अचानक से अपनी जगह छोड़ दिया, तो यहाँ पर कोई प्रेशर डिफाइंड नहीं रहेगा गैस पिस्टन के ऊपर, लेकिन इसको अपोज कर रहा था ये पी एक्सटर्नल, इसको पूरे समय अपोज कर रहा था ये पी एक्सटर्नल जब ये पिस्टन मूव कर रहा था तब भी। तो अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तब हम इस पी को, इंटरनल प्रेशर डिफाइंड नहीं है तो एक्सटर्नल प्रेशर ले सकते हैं, एंड दिस इज पी एक्सटर्नल V2 minus V1 will be the work of the process। लेकिन अगर ये पिस्टन अपनी जगह धीरे धीरे छोड़कर यहाँ जाता, तो ये गैस हमेशा इस पिस्टन के कांटेक्ट में बनी रहती ड्यूरिंग इट्स मूवमेंट, और गैस का इंटरनल प्रेशर हम यहाँ रख सकते थे इस एक्सप्रेशन में। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क में ये प्रेशर गैस का इंटरनल प्रेशर ले सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटरनल dv फ्रॉम v1 टू v2 लेंगे, तो वर्क विल बी इक्वल टू माइनस nRT बाय v dv फ्रॉम v1 टू, अगर गैस आइडियल है तो फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होती, तब वर्क माइनस 2.303 nRT log v2 अपॉन v1 आ जाता। तो किसी गैस के लिए इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क ये रहेगा, रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क ये रहेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या पीवी ग्राफ, गैस के एक्सपांड होने के, फॉर एक्सपांशन ऑफ द गैस, किसी गैस के एक्सपांड होने का पीवी ग्राफ ये रहता है, किसी गैस के एक्सपांड होने का पीवी ग्राफ ये रहता है। अगर हम किसी गैस के लिए सिंगल स्टेज एक्सपांशन कराते हैं, अगर हम किसी गैस को सिंगल एक्सपांशन कराते हैं, तो गैस का प्रेशर P1 था, उस समय गैस का वॉल्यूम V1 था, गैस का प्रेशर P2 हो गया घटकर, उसका वॉल्यूम V2 हो गया। तो ये गैस का सिंगल स्टेज एक्सपांशन है, एक स्टेप में गैस एक्सपांड हो गई। तो इस प्रोसेस में होने वाला वर्क, चूंकि इस प्रोसेस में होने वाला वर्क P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 होगा, तो चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1 है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर जो था, गैस का प्रेशर पहले P1 था, फिर घट के P2 हो गया, तो एक्सटर्नल प्रेशर भी P2 रहा होगा क्योंकि पिस्टन वहां जाके रुक गया। तो इस प्रोसेस का वर्क ये रहेगा। लेकिन अगर यही गैस टू स्टेज एक्सपांशन करती, अगर यही गैस टू स्टेज एक्सपांशन करती, अगर ये गैस टू स्टेज एक्सपांशन करती, मतलब आपने गैस पर दो पत्थर रखे हुए थे, पहले गैस V1 से V1.1 वॉल्यूम तक एक्सपांड हुई, प्रेशर घट के उस पर P1.1 हो गया, फिर वो V1.1 से V2 वॉल्यूम तक एक्सपांड हुई, प्रेशर घट के P2 हो गया। तो इस प्रोसेस का वर्क W1 प्लस W2 होगा, जो से यहां तक की स्टेप का वर्क जो इस कांस्टेंट प्रेशर पे हुई ये प्रोसेस, और यहां से यहां की स्टेप का वर्क जो इस प्रेशर पे हुई ये प्रोसेस। वर्क का जो बेसिक एक्सप्रेशन है वो वही रहेगा, क्योंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का जो वर्क होता है वो होता है माइनस जिस अपोजिंग प्रेशर पे प्रोसेस हुई है, जो उस प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट बना रहा था प्रेशर V2 माइनस V1, V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये वर्क का बेसिक एक्सप्रेशन इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए यूज करेंगे। तो यहां पर V1 से लेके V1.1 तक का वर्क P1.1 प्रेशर पे हुआ है। ये पहली प्रोसेस का वर्क है, प्लस दूसरी स्टेप का वर्क यहां से यहां तक का
तो वॉल्यूम चेंज आएगा V2 माइनस V1.1, और ये प्रोसेस हुई थी P2 वॉल्यूम पर विथ माइनस साइन। तो ये इस प्रोसेस का टोटल वर्क हो जाएगा। ऐसे नंबर ऑफ स्टेप्स आप बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती जाती, और यदि आप इन नंबर ऑफ टर्म्स को बढ़ाते 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 इनफाइनाइट टर्म्स कर देते, तब गैस P1 से लेके V1 वॉल्यूम से V2 वॉल्यूम तक रिवर्सिबली एक्सपांड हो जाती। और उस केस में पहले यहाँ जो वर्क ये 2 एरिया आ रहे थे, अब की बार यहाँ पर ये पूरा एरिया अंडर द कर्व अगर गैस रिवर्सिबली एक्सपांड होती है, एंड दिस वर्क इज द वर्क ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, जो ऐसी इनफाइनाइट टर्म्स का समेशन होगा, या फिर वो हो जाएगा -2.303 nRT log V2 by V1। तो सिंगल स्टेज एक्सपांशन ऑफ द गैस, 2 स्टेज एक्सपांशन ऑफ द गैस, इनफाइनाइट स्टेज एक्सपांशन ऑफ द गैस। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क है, ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क है। तो पीवी ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व आपको गैस के द्वारा किया गया वर्क दे देगा। एंड फॉर एक्सपांशन प्रोसेस we can say that mode of work in the reversible path will be greater than mode of work in the irreversible path. Mode of work in the reversible path माइनस इग्नोर कर दे तो मैग्नीट्यूड की क्वांटिटी की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड इरिवर्सिबल रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क का मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा। माइनस साइन तो ये इंडिकेट करता है कि ये वर्क डन बाय द गैस था। तो एक्सपांशन प्रोसेस के लिए ये रहेगा। लेकिन अगर यही हमने गैस का सिंगल स्टेज कंप्रेशन कराया होता, अगर एक गैस P1 प्रेशर से V1 वॉल्यूम से P2 प्रेशर तक V2 वॉल्यूम तक कंप्रेस हुई है, दिस टाइम गैस पे जो वर्क होगा, इस टाइम गैस पे जो वर्क होगा ये रिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल वर्क है। आपने गैस को P2 प्रेशर पे लिया था, कम प्रेशर था गैस का, आपने गैस को P2 प्रेशर पे लिया था और इस पर एक पत्थर रख दिया। जैसे ही आपने उस पर पत्थर रखा, इस पर आपने एक पत्थर रख दिया, तो जैसे ही पत्थर रखा पिस्टन एक बार में यहां आ गया, लाइक दिस। तो ये सिंगल स्टेज कंप्रेशन हो गया गैस का। जब गैस का सिंगल स्टेज कंप्रेशन होगा तो ये पत्थर और P एक्सटर्नल ने मिलकर टोटल P1 प्रेशर लगा दिया। ये पत्थर और P एक्सटर्नल ने मिलकर P1 प्रेशर लगा दिया, तो उसका प्रेशर भी अंदर जब तक P1 नहीं हो गया तब तक ये गैस कंप्रेस होती रही। तो ये पूरी प्रोसेस P1 प्रेशर पे हुई है। इस पूरी प्रोसेस में P1 प्रेशर गैस के ऊपर कांस्टेंट बना रहा और ये कंप्रेस हो गई। तो वॉल्यूम चेंज कहां से हुआ? V2 से V1 तक। तो इस प्रोसेस का वर्क क्या हो जाएगा? -P1 V1 माइनस V2। फाइनल वॉल्यूम V1 है, इनिशियल वॉल्यूम V2 है, एंड V1 माइनस V2 टर्म नेगेटिव रहेगी तो ये वर्क पॉजिटिव दे देगी। वर्क डन ऑन द गैस है ये। ग्राफ में अगर देखेंगे तो इस गैस पर इतना वर्क हुआ है, ग्राफ में अगर देखेंगे तो इस गैस पर टोटल इतना वर्क हुआ है इन द सिंगल स्टेज कंप्रेशन। तो गैस को जब सिंगल स्टेज एक्सपांशन कराया जाता है तो गैस कम वर्क करती है, लेकिन सिंगल स्टेज कंप्रेशन कराया जाता है तो गैस पे ज्यादा वर्क करना होता है। यह सिंगल स्टेज कंप्रेशन की बात है। टू स्टेज कंप्रेशन, अगर गैस को 2 स्टेज कंप्रेस कराया जाता है, मतलब पहले आप उसको वॉल्यूम V2 पे थे, उसको वॉल्यूम V1.1 पे ले आए, फिर उसके बाद V1 पर ले आए, फिर उसको ये उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर थे P1 P1.1 P2। गैस पहले P2 प्रेशर पे थी, आपने प्रेशर बढ़ा के P1.1 किया, तो पहले P1.1 प्रेशर रहा तो
पहली स्टेज का वर्क जो है, पहली स्टेज का वर्क इस प्रेशर के कारण हुआ और ये कांस्टेंट बना रहा, वॉल्यूम यहां से लेकर यहां तक कंप्रेस हो गया, तो पहली स्टेज का वर्क ये रहेगा। यहां से लेकर यहां तक का कंप्रेशन इस प्रेशर पे हुआ है, तो अगली स्टेज का वर्क ये हो जाएगा। तो यहाँ पर अगेन 2 स्टेप्स में वर्क हुआ है और टोटल वर्क जो रहे वो W1 प्लस W2 रहेगा। V2 से लेकर V1.1 का वर्क P1.1 प्रेशर पे हुआ है, फिर V1.1 से V1 तक का वर्क P1 प्रेशर पे हुआ है, ये टोटल वर्क होगा। और ऐसे वर्क की फिर इनफाइनाइट टर्म्स ऐड करेंगे, तो जब वर्क की इनफाइनाइट टर्म्स ऐड करेंगे तो ये सारा ग्राफ फिर वापस से एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। और इस प्रोसेस का वर्क, रिवर्सिबल कंप्रेशन का वर्क 2.303 nRT log V1 by V2 हो जाएगा। तो गैस इस पाथ में उतना ही वर्क गैस पर होगा, तो इस पाथ में उतना ही वर्क गैस पर किया जाएगा जितना कि उस गैस ने वर्क किया था। तो इन ग्राफ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, फॉर कंप्रेशन mod of work irreversible will be greater than mod of work reversible। गैस पे जब कंप्रेशन कराते हैं तो इरिवर्सिबल पाथ में गैस पे ज्यादा वर्क होता है, रिवर्सिबल पाथ में गैस पे कम वर्क होता है। एक तो कंक्लूजन इस ग्राफ का ये है। दूसरा कंक्लूजन इन ग्राफ क्या है, अगर एक गैस पे, अगर आप एक गैस को सिंगल स्टेज एक्सपांशन कराओ और सिंगल स्टेज कंप्रेशन करा लो और एक साइक्लिक प्रोसेस बना लो, मतलब गैस को आपने सिंगल स्टेज एक्सपांशन कराया, सपोज गैस की स्टेट ए थी, आपने सिंगल स्टेज एक्सपांशन कराया, गैस की स्टेट बी हो गई, फिर आपने सिंगल स्टेज कंप्रेशन करा दिया, वापस गैस की स्टेट ए आ गई, आपने एक प्रोसेस बना ली, सिंगल स्टेज एक्सपांशन सिंगल स्टेप कंप्रेशन, मतलब ये भी इरिवर्सिबल था, ये पाथ भी इरिवर्सिबल था। इस प्रोसेस में नेटवर्क कितना आएगा, 0 आएगा कि नॉन जीरो आएगा? या तो ग्राफ से देखें तो 0 नहीं आएगा, या इक्वेशन से देखें तो भी 0 नहीं आएगा। इस प्रोसेस में नेटवर्क 0 नहीं आएगा। W1 प्लस W2 एक्सपांड और कंप्रेशन करा के साइक्लिक प्रोसेस आपने बना ली। इसमें आप सिंगल स्टेज एक्सपांशन कराओ, सिंगल स्टेज कंप्रेशन कराओ, या एक काम करो सिंगल स्टेज एक्सपांशन कराओ, 2 स्टेज कंप्रेशन कराओ। इस केस में ये ग्राफ कर्व के ऊपर ही निकल रहा है हर केस में, और यहां अंदर ही रह रहा है, तो नेटवर्क 0 नहीं आएगा। नेटवर्क 0 केवल तब आएगा जब आपने किसी गैस को रिवर्सिबल एक्सपांशन और रिवर्सिबल कंप्रेशन दिया होता, तो एक्सपांशन में वर्क इतना होता, कंप्रेशन में उतना ही वर्क होता, मतलब साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ DW will be non-zero if there is irreversibility over any step, and cyclic integration of DW will be 0 only when there is reversibility in both the steps। तो इस ग्राफ का दूसरा कंक्लूजन ये है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ DW कब 0 रहेगा? साइक्लिक इंटीग्रेशन, किसी क्वांटिटी का साइक्लिक इंटीग्रेशन, मतलब उसको ओवर अ साइक्लिक प्रोसेस टोटल इंटीग्रेट करो, मतलब उसको इंटीग्रेट करो लिमिट ए से लेकर बी तक, फिर प्लस करो लिमिट बी से लेकर ए तक वापस, तो आप उसी पे वापस आ गए, उसी स्टेट पर वापस आ गए। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ DW ओवर द इरिवर्सिबल पाथ विल नॉन जीरो, while cyclic integration of DW over the reversible path will be 0। It means work is a path function। ये बताता है कि वर्क एक पाथ फंक्शन है, क्योंकि अगर स्टेट फंक्शन होता तो स्टेट फंक्शन वैल्यूज पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं,
आप किसी गैस को किसी भी तरह एक्सपांड कर कंप्रेस करा के साइक्लिक प्रोसेस बना लो, अगर एक क्वांटिटी सारे पाथ्स पर हमेशा जीरो ही साइक्लिक इंटीग्रेशन देती है तो वो स्टेट फंक्शन होती। जैसे गैस का प्रेशर वापस वही आ जाएगा और गैस के प्रेशर का साइक्लिक इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको जीरो वैल्यू देता। तो इस तरह से वर्क पाथ फंक्शन है। अगर इन प्रोसेसेस को हम आइसोथर्मल मान लें तो क्यू ओवर द रिवर्सिबल पाथ ज्यादा होती मॉड ऑफ क्यू ओवर द इरिवर्सिबल पाथ। गैस ज्यादा वर्क करती तो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती, कम वर्क करती तो कम हीट एब्जॉर्ब करती। तो यही बात हम हीट के लिए भी कह सकते हैं। यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब्ड ओवर द इरिवर्सिबल पाथ, heat released over the irreversible path will be greater than heat released over the reversible path। अगर ये ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस के मान लिए जाते तो वही बात हम हीट के लिए भी कह सकते थे। तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू भी यहाँ पर इरिवर्सिबल पाथ पे नॉन जीरो रहता एंड साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू ओवर द रिवर्सिबल पाथ बस जीरो आता। मतलब हीट भी एक फंक्शन है। ठीक है, तो इस तरह से ये हीट और वर्क। हाँ जी अर्पित। सर ये वाला P2 इंटू V2 माइनस V1 फिर समझा सर एक्सपेंशन का। वर्क डन अपन ने P2 इंटू V2 माइनस V1 क्यों लिखा है? ये एक्सपेंशन का में फर्स्ट स्टेप ये वाला गैस एक्सपांड हो रही थी तो उस दौरान कौन सा वाला प्रेशर कांस्टेंट बना हुआ था, अंदर का प्रेशर कि बाहर का? सर बाहर का। बाहर का प्रेशर एक कांस्टेंट बना हुआ था। बाहर कितना प्रेशर था? बाहर पहले गैस पे प्रेशर P1 था, तुमने एक पत्थर रखा था, बाहर P एक्सटर्नल था, आपने पत्थर हटा लिया, गैस यहां पर आ गई, बाहर P एक्सटर्नल है, गैस का प्रेशर P2 हो गया, पिस्टन रुक गया। पिस्टन रुक गया इसका मतलब क्या है? अगर ये वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन तो P2 किसके बराबर है? P एक्सटर्नल के। और वर्क के एक्सप्रेशन में हमको एक्सटर्नल प्रेशर जो कि कांस्टेंट बना रहता था गैस पे वो रखना था। तो वर्क का एक्सप्रेशन बेसिकली क्या था? इरिवर्सिबल पाथ का माइनस P एक्सटर्नल फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, लेकिन ये किसके बराबर है? P2 के। ठीक है, किसी ने पूछा है क्या इरिवर्सिबल वर्क में हमेशा फाइनल रेक्टेंगल का एरिया आंसर होगा? ऐसा याद क्यों कर रहे हैं? अभी आप इसको देखो ना कि यहाँ पर अपने को वर्क में उस वर्क के होते इरिवर्सिबल वर्क है, जो अपोजिंग प्रेशर था उस प्रोसेस का, जो कांस्टेंट प्रेशर रहा था वो रखना है। तो कौन सा रेक्टेंगल लेना है वो आप देख लो। क्वेश्चन में पूछा है इफ क्वेश्चन सेज फाइंड द वर्क डन बाय द गैस, तो आंसर विद साइन लेना या विदाउट साइन? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। कई बार क्वेश्चन में ऐसा आता है कि एक प्रोसेस आपको दे रखी हो, बोलते हैं कैलकुलेट द वर्क इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस। अगर वर्क इन्वॉल्व बोला है तो विथ साइन लेना है। सपोज एक प्रोसेस में 5 किलो जूल हुआ है और आपका आंसर आया है -5 किलो जूल, क्योंकि वर्क डन बाय द गैस है वो। अब अगर उस क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, तो वर्क इन्वॉल्व बोलेंगे -5 किलो जूल। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा कि फाउंड द वर्क डन बाय द गैस, मतलब क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है कि बाय द गैस है वो, तब फिर इसको 5 बोलेंगे, सिर्फ वैल्यू बताएंगे। तो अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है कैलकुलेट वर्क डन बाय गैस, तो फिर आपको साइन नहीं बताना है, बिकॉज आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है। और अगर बोला है फाउंड द वर्क इन्वॉल्व इन द गैस, मतलब क्वेश्चन में डायरेक्शन मेंशन नहीं किए, फिर आपको साइन से डायरेक्शन बतानी रहेगी। Next one is first law of thermodynamics, the E equals to Q plus W. First law of thermodynamics,
Energy can neither be created nor be destroyed. It can be transformed from one form to another only. W को हम लिख सकते थे माइनस पी डेल्टा वी। अगर एक प्रोसेस आइसोकोरिक होती, अगर एक प्रोसेस आइसोकोरिक होती तो वर्क डन 0 रहता, तो डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू होती है केवल। तो किसी प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकलने या लगने वाली हीट उस प्रोसेस के इंटर एनर्जी चेंज के बराबर होती है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज इक्वल्स टू इट्स चेंज इन इंटर एनर्जी, और डेल्टा ई कैन आल्सो बी टेकन एज एनसीवी T2 minus T1, NCV T2 minus T1. तो इंटर एनर्जी चेंज कैन बी मेजर्ड बाय दिस एक्सप्रेशन। अगर आपको किसी प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज मेजर करना है तो आप उसको कराओ और कांस्टेंट वॉल्यूम पे उस पे निकलने या लगने वाली हीट को मेजर कर लो। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट निकलना या लगना मेजर करना है तो बॉम कैलोरीमीटर में एक सब्सटेंस को रख के कार्बन को रखा, इस पे पूरा वॉल्यूम क्लोज रखा, अंदर हाई प्रेशर पर ऑक्सीजन रखी है और 2 इलेक्ट्रोड लगे हैं। जब इन दोनों इलेक्ट्रोड में स्पार्किंग करेंगे कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो जाएगा और ये पूरी प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो प्रोसेस होगी इसमें हीट निकलेगी और ये हीट बाहर आएगी। जब ये हीट बाहर आएगी तो बाहर वाटर का टेम्परेचर राइज कर देगी। तो दिस इज बॉम कैलोरीमीटर। वाटर का m ग्राम आपने कैलोरीमीटर में लिया है। वाटर की स्पेसिफिक हीट S किलोजूल पर केल्विन पर मोल है या पर ग्राम है। वाटर की स्पेसिफिक हीट S किलोजूल पर केल्विन पर ग्राम है एंड टेम्परेचर राइज डेल्टा T हुआ है वाटर का। तो टोटल हीट जो इस प्रोसेस में निकली है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकली है और होगी ms डेल्टा T। The heat evolved at constant volume will be equals to delta E of the process। तो इस प्रोसेस का इंटर एनर्जी चेंज तब जबकि ये प्रोसेस क्या है, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गिव्स CO2, इस प्रोसेस का डेल्टा E आ जाएगा। लेकिन अगेन इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन कि बॉम कैलोरीमीटर का क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। बॉम कैलोरीमीटर का क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा गया है कि ना कैलोरीमीटर m ग्राम ऑफ वाटर इज टेकन, अगर m ग्राम वाटर लिया गया था तो Q इक्वल टू ms डेल्टा T से डेल्टा E निकालना गलत हो जाएगा। बिकॉज ये जो हीट है ये न केवल इस वाटर ने ली है बल्कि ये स्टील के वेसल ने, इन इलेक्ट्रोड्स ने, सबने ली है। तो या तो हमको इस कैलोरीमीटर का मास और इस कैलोरीमीटर मतलब स्टील वेसल, स्टील के मटेरियल की हीट कैपेसिटी दे रखी होती, मतलब हमें डाटा दे रखा होता कि m1 ग्राम वाटर लिया है, m2 ग्राम स्टील वेसल था, उसकी स्पेसिफिक हीट S2C, टेम्परेचर राइज दोनों का डेल्टा T ही होगा क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के पहले दोनों सेम टेम्परेचर पे रहे होंगे और एक्सपेरिमेंट होने के बाद जब टेम्परेचर बढ़ गया तो भी दोनों सेम टेम्परेचर पे होंगे। तब उस केस में m1 S1 डेल्टा T प्लस m2 S2 डेल्टा T से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हीट टेकन बाय द वाटर प्लस हीट टेकन बाय द कैलोरीमीटर। मगर क्वेश्चन में जनरली ऐसा नहीं दिया रहता है, क्वेश्चन में जनरली दिया रहता है सिर्फ वाटर। तो अगर क्वेश्चन में दिया है सिर्फ वाटर का मास और आप ms डेल्टा T से आंसर लाएंगे तो दरअसल ये मास ऑफ वाटर टेकन इन द कैलोरीमीटर नहीं रहता है, वो अंडरस्टूड रहता है या क्वेश्चन में दे भी दिया होगा कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इतना है। मतलब ये पूरा कैलोरीमीटर कितने ग्राम वाटर के इक्विवेलेंट है, ये पूरा कैलोरीमीटर कितने ग्राम वाटर के इक्विवेलेंट है जिससे कि डेल्टा T टेम्परेचर उसका भी राइज होता। तो ये m अगर सिर्फ सिंगल डाटा दे रखा है तो फिर ये m एक्सपेरिमेंट में कैलोरीमीटर में लिया गया मास बजाय वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर है।
ये वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर है। कई बार आपको क्वेश्चन तीसरे तरीके से देते हैं, हीट इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। हीट इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, सपोज इसको P से इंडिकेट करते हैं, तो P की यूनिट होगी जूल पर केल्विन। तो इसके यूनिट से समझना है कि हीट इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट विच कैन रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट कैलोरीमीटर बाय 1 केल्विन। हीट इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर, तो इस प्रोसेस में टोटल हीट निकलेगी, वो निकलेगी P इंटू चेंज इन टेम्परेचर। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आए हैं जिनमें कैलोरीमीटर का क्वेश्चन दिया है और उस कैलोरीमीटर का हीट इक्विवेलेंट दिया था कि उस कैलोरीमीटर का 1 केल्विन टेम्परेचर या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज कर ले कितनी हीट चाहिए। तो ये वाटर का मास वगैरह सबकी कोई जरूरत नहीं रहती, सीधे सीधे कितना टेम्परेचर राइज हुआ है मल्टीप्लाइड बाय हीट इक्विवेलेंट क्या है कैलोरीमीटर का, बस वो ले लेंगे। तो ये इंटरनल एनर्जी और बॉम्ब कैलोरीमीटर से रिलेटेड चीजें हैं। नाउ डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V हम लिख पाते थे, डेल्टा E इज इक्वल टू Q माइनस P डेल्टा V लिख पाते थे। अगर एक प्रोसेस हुई है और उसमें गैस का प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो दोनों तरफ हम डेल्टा ऑफ PV अगर ऐड कर दें, अगर दोनों तरफ डेल्टा ऑफ PV टर्म ऐड कर दें, तो डेल्टा ऑफ E प्लस डेल्टा ऑफ PV विल बी इक्वल टू डेल्टा ऑफ E प्लस PV, और ये हो जाएगा Q माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल्टा V कैंसिल हो जाएंगे, यहां पर एक टर्म आई डेल्टा ऑफ टर्म E प्लस PV। नाउ E स्टेट फंक्शन है, P स्टेट फंक्शन है, V स्टेट फंक्शन है, तो इनका प्लस माइनस एडिशन प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कोई भी कर दो, वो एक स्टेट फंक्शन रहेगा। अगर हमारे पास में कुछ स्टेट फंक्शंस हैं और हम उस स्टेट फंक्शंस को मैथमेटिकली जोड़ते घटाते हैं तो हमको नए स्टेट फंक्शन मिल सकते हैं। तो E फंक्शन है, P स्टेट फंक्शन है, V स्टेट फंक्शन है, तो फिर E प्लस PV भी एक स्टेट फंक्शन होगा। दिस स्टेट फंक्शन इज कॉल्ड एंथैल्पी। तो डेल्टा ऑफ दैट स्टेट फंक्शन H विल बी इक्वल टू Q प्लस V डेल्टा P होगा। और अगर प्रोसेस आइसोबारिक होती, डेल्टा P जीता, तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू Q एट कांस्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग अ प्रोसेस। किसी प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर पे निकलने या लगने वाली हीट उस प्रोसेस का एंथैल्पी चेंज होती है। तो यहां से आप प्रोसेस की एंथैल्पी निकाल लेंगे। एंथैल्पी ज्यादा बेहतर रहती है किसी प्रोसेस के लिए, क्योंकि अधिकतर केमिकल रिएक्शंस कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस में होती हैं, ओपन वेसल में होती हैं। इसलिए केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री से रिलेटेड थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा H ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। बाकी सिस्टम्स में जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होने वाली प्रोसेस के लिए रहते हैं, वहां इंटर एनर्जी चेन से ही काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा H की जरूरत पड़ती है। तो एंथैल्पी ऑफ अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस में निकलने या लगने कांस्टेंट प्रेशर पे निकलने या लगने वाली हीट उस प्रोसेस की एंथैल्पी होती है। लेकिन किसी प्रोसेस की एंथैल्पी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो C प्लस O2 गिव्स CO2 की एंथैल्पी अलग होगी, और 2C प्लस O2 गिव्स 2CO2, इस प्रोसेस की एंथैल्पी अलग होगी। एंड 10C
प्लस 10 O2 गिव्स 10 CO2, इस प्रोसेस की एंथैल्पी अलग होगी। एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, कम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस करेगा कम हीट निकलेगी, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट करेगा ज्यादा हीट निकलेगी। लेकिन इन सभी की यूनिट जो रहती है वो रहती है किलोजूल पर मोल, इसकी यूनिट भी रहेगी किलोजूल पर मोल, इसकी यूनिट भी रहेगी किलोजूल पर मोल। जबकि यहाँ 2 मोल कार्बन रिएक्ट कर रहा है, तो ये जो परमोल होता है ये परमोल ऑफ दैट मेंशन्ड केमिकल रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन की एंथैल्पी 20 किलोजूल पर मोल ऑफ दिस रिएक्शन है, और इस रिएक्शन के 1 मोल होने का मतलब है 2 मोल कार्बन का 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन करना, और 2 मोल CO2 बनाना। तो डेल्टा H, डेल्टा E, डेल्टा S, डेल्टा G, ये जितनी भी पैरामीटर रहते हैं इन सब में जो यूनिट रहती है किलोजूल पर मोल, तो ये किसी सब्सटेंस के लिए नहीं रहती है बल्कि उस रिएक्शन के लिए रहती है, उस रिएक्शन के 1 मोल के लिए। तो एंथैल्पी ऑफ अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस में निकलने या लगने वाली हीट उस प्रोसेस की एंथैल्पी कहलाती है। एंथैल्पी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसलिए हम केमिकल रिएक्शंस को जैसे जोड़ घटा सकते हैं वैसे ही एंथैल्पीज को भी जोड़ घटा सकते हैं, और इन एंथैल्पी को जोड़कर हम नई रिएक्शंस की एंथैल्पीज निकाल सकते हैं। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन कह लेंगे उसको। तो हेस लॉ के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जब 1 मोल सब्सटेंस का कंप्लीट कंबशन होता है तब उस प्रोसेस की एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहलाती है। अब इन एंथैल्पीज में सब्सटेंस बाय डेफिनेशन 1 मोल लेना चाहिए, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन 1 मोल हाइड्रोजन का कंप्लीट कंबशन, अब ऑक्सीजन आधा मोल लगेगी उसमें। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, जब 1 मोल सब्सटेंस कंप्लीटली वेपोराइज होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, जहां बाकी सारी स्टैंडर्ड एंथैल्पीज टेम्परेचर 298 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर 1 बार, मतलब एसटीपी कंडीशंस पर डिफाइंड है। वेपोराइजेशन एंथैल्पी उस सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट पर डिफाइंड रहती है। इसी प्रकार से स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन उस सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट पर डिफाइंड रहती है। और हम रिएक्शंस को जोड़ते हैं घटाते हैं वैसे उनकी एंथैल्पीज जुड़ती है घटती हैं। इसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए साइन के मामले में। कई बार आपको रिएक्शंस को पलटना होता है लेकिन आप उनके डेल्टा एच का साइन चेंज नहीं करते हैं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको थोड़ा केयरफुली सॉल्व करना चाहिए। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ वेरियस प्रोसेस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, 1 मोल एसिड 1 मोल बेस से कंप्लीट रिएक्ट करता है ये जरूरी नहीं रहता है। अगर एसिड और बेस के इन्फेक्टर अलग है तो 1 मोल एसिड 1 मोल बेस से कंप्लीट रिएक्शन करेगा ये जरूरी नहीं है। 1 मोल H2SO4 को मोल NaOH लगना है। तो जब इस प्रकार से 1 मोल सब्सटेंस से रिएक्शन नहीं करता है तब इक्विवेलेंट के टर्म्स में स्टैंडर्ड एंथैल्पी देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी पर इक्विवेलेंट के लिए रहेगी यहाँ पर
H2SO4 का n फैक्टर 2 है, उसके 1 मोल में 2 इक्विवेलेंट बनेंगे, तो आधा मोल H2SO4 1 मोल NaOH से रिएक्शन करके आधा मोल Na2SO4 और 1 मोल वाटर बनाएगा। तब हम कह सकते हैं कि एक इक्विवेलेंट H2SO4 एक इक्विवेलेंट NaOH से रिएक्शन कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन की एंथैल्पी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स रहती है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स होती है। अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। बिकॉज ये कंप्लीट ब्रेक हो चुका है, तो 1 मोल H+ इसने दिए है, ये कंप्लीट ब्रेक हो चुका है, इसने 1 मोल OH आयन दिए है। द ओनली रिएक्शन विच इज लिबरेटिंग हीट वो ये हो रही है यहाँ पर। लेकिन अगर इनमें कोई वीक एसिड इन्वॉल्व होता जो कि कंप्लीटली ब्रेक नहीं होता, बेस तो स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्व था, वो कंप्लीटली ब्रेक हो रहा था, तो एसिड ने चूंकि H+ आयन 1 इक्विवेलेंट से कम दिए होंगे, इसलिए 1 इक्विवेलेंट से कम वाटर बना होगा, यहां हीट कम निकलेगी। या हम ये मान लें कि एसिटिक एसिड के ब्रेक होने में x किलोजूल हीट लगती, तो इस प्रोसेस की जो हीट है, इस प्रोसेस की जो भी हीट रहेगी इक्वल टू लिखेंगे x प्लस माइनस 57.6। तो इससे हम, अगर हमें ये वैल्यू पता है, क्वेश्चन में दे रखी होगी कि एसिटिक एसिड की NaOH से न्यूट्रलाइजेशन एंथैल्पी इतनी है, तो एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन एंथैल्पी निकाली जा सकती है। ठीक है, द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को नहीं बताता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किसी प्रोसेस में एनर्जी का कंजर्व रहना, ये उस प्रोसेस के होने की गारंटी नहीं देता है। अगर एक प्रोसेस हो रही है और उस प्रोसेस में यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व्ड है तो वो प्रोसेस हो जाएगी, मगर उसका रिवर्स प्रोसेस में भी तो यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, तो वो भी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। लेकिन हम जानते हैं कि प्रोसेस यूनिडायरेक्शनल चलती है, पानी ऊपर से नीचे फ्लो होता है, नीचे से नहीं जाता अपने आप। करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाता है, लो से हाई अपने आप नहीं जाता है। हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ अपने आप फ्लो होती है, लेकिन कोल्ड से हॉट अपने आप नहीं जाती, जबकि इनकी रिवर्स प्रोसेस यदि कराई होती है, इनके रिवर्स प्रोसेस अगर अपने आप हो जाती तो उनमें यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट रहती। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ओबे होना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो प्रोसेस यूनिवर्स में अपने आप हो जाएगी। अपने आप होने की प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। तो फिर इसके लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात की जाती है। जब भी कोई प्रोसेस हम कराते हैं तो उसमें कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी उस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के पार्टिकल्स की रैंडम मोशन को बढ़ाने में चला जाता है। वो पार्ट ऑफ एनर्जी जो उस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के पार्टिकल्स के रैंडमनेस को बढ़ाने में चला जाता है, वो उस प्रोसेस की एनर्जी को कम कर देता है जो वर्क में कन्वर्ट हो सकती थी या उस प्रोसेस को रिवर्स करा सकती थी। बॉल अगर फ्लोर पे गिरती है और बाउंस होकर वापस एच हाइट गेन करती है, तो ये वापस एच हाइट गेन क्यों नहीं कर पाती है? बिकॉज जब ये बॉल यहाँ पर इंपैक्ट देती है तब कुछ एनर्जी
फ्लोर के मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेटरी मोशन को तेज कर चुकी होती है, तो बॉल को ऊपर उठने के लिए कम एनर्जी मिलती है, इसलिए वो बॉल कम हाइट पर ही आती है। तो ये जो एनर्जी उस प्रोसेस में चली गई, इस प्रोसेस में बॉल के टकरा के बाउंस होकर वापस उठने में जो एनर्जी लॉस हो गई, फ्लोर में चली गई, ये मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेटरी मोशन को, रैंडम मोशन को उसने बढ़ा दिया। दिस एनर्जी पर केल्विन टेम्परेचर इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, या ये एंट्रोपी बढ़ा दे रही है। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ दिस प्रोसेस विल बी इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज दे देगी। प्रोसेस में कितनी हीट ट्रांसफर हुई, इस प्रोसेस में कितनी हीट ट्रांसफर हुई पर यूनिट टेम्परेचर जूल पर केल्विन, इस प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज हो जाएगी। अगर ये बॉल, तो इसका मतलब है कि ये जो यूनिवर्स था, कौन, फ्लोर और बॉल, ये जो यूनिवर्स था इसके पार्टिकल की रेंडमनेस बॉल के टकराने के पहले थी। बॉल टकराई, पार्टिकल्स में रेंडमनेस बढ़ गई। फॉर दिस बॉल फ्लोर यूनिवर्स, रेंडमनेस ऑफ द पार्टिकल पहले S1 थी, बॉल जैसी टकराई रेंडमनेस ऑफ पार्टिकल S2 हो गई, तो S2 माइनस S1 इज द चेंज इन रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम, और ये पॉजिटिव रहेगी। तो इन कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस। हम जानते हैं प्रैक्टिकली जब भी ये बॉल इस फ्लोर से टकराएगी तो ये रेंडमनेस को बढ़ा ही देगी, तो S2 हमेशा बड़ा होगा S1 से। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये S2 छोटा हो S1 से, बॉल टकरा जाए और ये मॉलिक्यूल धीरे मूव करने लगे, तो रेंडमनेस घट नहीं सकती इस सिस्टम की। इस यूनिवर्स की रेंडमनेस बढ़ सकती है और बॉल टकराएगी तो बढ़ जाएगी। तो इन कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस the entropy of universe increases. In course of every spontaneous process the entropy of universe increases. अगर ये बॉल, ये बात तो तय है कि इस फ्लोर के और बॉल के जो सिस्टम है इसमें एंट्रोपी घट नहीं सकती, बिकॉज पार्टिकल जितना रैंडम मोशन कर रहे थे, बॉल टकराएगी तो उससे ज्यादा ही रैंडम मोशन करेंगे, कम तो करेंगे नहीं, तो एंट्रोपी घट तो नहीं सकती इस प्रोसेस की। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये बॉल जब इस फ्लोर से टकराती और ऊपर उठती तो एंट्रोपी चेंज नहीं होती, ये मॉलिक्यूल जितने एंट्रोपी रख रहे थे उतनी ही रखते, S1 ही रखते बाद में भी। ऐसा होने के लिए बॉल का फ्लोर से जो हाइट डिफरेंस है ये बहुत कम होना चाहिए, कि ये बॉल इतनी कम हाइट से टकराए, ये बॉल फ्लोर से इतना धीरे टकराए कि जब वो बॉल फ्लोर से टच करे और टच करके ऊपर उठ जाए तो इस फ्लोर को पता ही ना चले मॉलिक्यूल्स को कि वो बॉल टकराई है, तो उनकी रेंडमनेस वही रहेगी। मतलब इस बॉल के टकराने का जो ड्राइविंग फोर्स है, इस बॉल के फ्लोर से टकराने का जो ड्राइविंग फोर्स है वो बहुत ही कम होना चाहिए था हर मोमेंट पे। मतलब ये H हाइट डिफरेंस के बजाय DH हाइट डिफरेंस से टकराती तो एंट्रोपी चेंज नहीं होती। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस विल बी 0। तो रिवर्सिबल प्रोसेस प्रैक्टिकली कुछ नहीं होती है, लेकिन किसी प्रोसेस के होने का एक वो आइडियलिस्टिक पाथ जब पूरा एनर्जी कन्वर्जन होता, यूनिवर्स की एंट्रोपी में कोई फर्क नहीं आता, दैट पाथ ऑफ अ प्रोसेस, एक हाइपोथेटिकल पाथ ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस do not generate any entropy in the universe, and for all the spontaneous processes which are irreversible यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो इन कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस। तो अगर किसी प्रोसेस में
एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स पॉजिटिव है, मतलब वो प्रोसेस रिवर्सिबली हो रही है। अगर किसी प्रोसेस में यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, वो हो ही नहीं सकता। यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, घटती कभी भी नहीं है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ही गलत है कि एक प्रोसेस में यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी, क्वेश्चन ही गलत है। यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो ही नहीं सकता। हाँ, सिस्टम का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो सकता है। अगर वाटर फ्री रहा है, आइस बन रहा है, तो वाटर लिक्विड है, उसकी एंट्रोपी ज्यादा है, आइस में एंट्रोपी कम रहेगी, सॉलिड है। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है, लेकिन हमें सराउंडिंग को भी देखना पड़ेगा। सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज क्या है? यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज तो या तो 0 रहेगा, प्रोसेस अगर रिवर्सिबली हो रही है तो, और या पॉजिटिव रहेगा। और अगर तो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज 0 है, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं, या तो वो प्रोसेस हो रही है, रिवर्सिबली हो रही है, और या फिर नहीं हो रही है, इक्विलिब्रियम पर है। अगर प्रोसेस है और एंट्रोपी चेंज 0 है तो प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर है। तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स विल बी इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। अच्छा, एक प्रोसेस है ए गिव्स बी। इस प्रोसेस के होने का एक हो सकता था इरिवर्सिबल पाथ, और एक हो सकता था उसका रिवर्सिबल पाथ। इसके रिवर्सिबल पाथ की हीट थी Q रिवर्सिबल, इसके इरिवर्सिबल पाथ की थी Q इरिवर्सिबल। रियलिटी में तो ये प्रोसेस इरिवर्सिबल पाथ से हुई होगी। सपोज एक गैस का एक्सपांशन है, ये गैस यहां थी, एक्सपांड होके यहां आ गई। इस प्रोसेस में इसने Q इरिवर्सिबल हीट ली, रियल बात कर रहे हैं, और यहां आ गई। ये Q इरिवर्सिबल हम निकाल लेंगे प्लस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 से। सपोज ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इरिवर्सिबल पाथ पे प्रोसेस आइसोथर्मल है, डेल्टा E 0 रहता, Q इज इक्वल टू माइनस W रहता, W माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 होता, तो Q प्लस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 होता। ठीक है, इस पाथ का Q इरिवर्सिबल। यही प्रोसेस अगर रिवर्सिबली हुई होती, हुई नहीं है जबकि वो, तो डेल्टा E 0 है, Q इक्वल टू माइनस W है, W ओवर द रिवर्सिबल पाथ माइनस nRT log V2 by V1 है, Q along this path प्लस nRT log V2 by V1 है। इस प्रोसेस का हमको यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकालना है। किसी प्रोसेस में जो हीट लेन देन होता है फ्रॉम दिस बाउंड्रीज, बाउंड्रीज बहुत धीरे धीरे हीट को अंदर जाने देती है, बाहर आने देती है, तो हम ये मान सकते हैं कि सराउंडिंग से जो हीट लेन देन होता है, सराउंडिंग हमेशा रिवर्सिबली ही हीट लेती है या देती है। सराउंडिंग हीट ट्रांसफर करती है रिवर्सिबली, जबकि सिस्टम हीट को रिवर्सिबली ले सकता है, इरिवर्सिबली भी ले सकता है। एंट्रोपी चूंकि एक स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा एस विल बी ऑलवेज इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T, भले वो प्रोसेस इरिवर्सिबल थी। किसी सिस्टम के लिए प्रोसेस की एंट्रोपी हमेशा उसके रिवर्सिबल पाथ की हीट से ही आएगी, भले ही वो पाथ इरिवर्सिबल रहा हो। गैस इरिवर्सिबली एक्सपांड हुई है, फ्रॉम ए से बी इरिवर्सिबली एक्सपांड हुई है, लेकिन इसकी एंट्रोपी Q इरिवर्सिबल अपॉन T से नहीं आएगी, क्योंकि एंट्रोपी की स्टेट फंक्शन है और Q एक पाथ फंक्शन है। कौन सा वाला Q स्टेट फंक्शन है? इरिवर्सिबल प्रोसेस का Q स्टेट फंक्शन है। अभी हमने देखा था साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq ओवर द रिवर्सिबल पाथ विल बी 0 होगा केवल।
तो चूंकि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, तो रिवर्सिबल पाथ का क्यू अपॉन टी सिस्टम का एंट्रोपी चेंज देगा, इरिवर्सिबल पाथ का क्यू अपॉन टी आपको सिस्टम का एंट्रोपी चेंज नहीं देगा। तो अगर एक प्रोसेस इरिवर्सिबली हुई है, ये वाले रास्ते से हुई है, लेकिन मैं इसका रिवर्सिबल रास्ते की हीट पहले कैलकुलेट करूंगा और Q ऑफ दैट रिवर्सिबल पाथ अपॉन टी सिस्टम का एंट्रोपी चेंज मेरे पास आ गया। लेकिन सराउंडिंग हमेशा हीट जो लेन देन करता है वो इरिवर्सिबली करता है, और इस प्रोसेस में रियलिटी में कितनी हीट इन्वॉल्व है? क्यों इरिवर्सिबल हीट इन्वॉल्व है? क्योंकि प्रोसेस तो इरिवर्सिबली हुई है, इस प्रोसेस में ये हीट इन्वॉल्व है, ये तो एक हाइपोथेटिकल हीट निकाली हमने। तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज इसके इरिवर्सिबल पाथ से आएगा। और यहां पर मैंने ये माइनस साइन लिया है क्योंकि ये जो चीजें हैं ये सिस्टम की हैं। सिस्टम की हीट सराउंडिंग की हीट में साइन चेंज हो जाएगा, बिकॉज यदि सिस्टम हीट लेता है तो सराउंडिंग हीट देती है। तो सिस्टम में अगर आती है तो उस सिस्टम के लिए हीट प्लस रहेगी, तो वही हीट सराउंडिंग के लिए माइनस रहेगी। Q ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू माइनस Q फॉर सराउंडिंग, साइन बदल जाएगा। तो अगर आपको किसी प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज निकालना है, अगर आपको किसी प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज निकालना है और उस प्रोसेस में आपको यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज निकालना है, तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए उस पाथ की रिवर्सिबल हीट ले लीजिए, और सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज निकालने के लिए उसी पाथ का इरिवर्सिबल हीट ले लीजिए, बिकॉज सराउंडिंग ऑलवेज ट्रांसफर्स हीट इरिवर्सिबली। दिस इज द कंसेप्ट। अगर एक आइडियल गैस एक्सपांड या कंप्रेस हो रही है तो डेल्टा एस फॉर दैट सिस्टम, सराउंडिंग के लिए नहीं, डेल्टा एस फॉर दैट सिस्टम विल बी इक्वल टू 2.303 n CV log T2 minus T2 by T1 plus 2.303 NR log V2 by V1 होगा। अगर आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एक्सपांड या कंप्रेस हो रही है, तो फॉर एक्सपांशन कंप्रेशन ऑफ n नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस, तो ये एंट्रोपी चेंज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर है और ये एंट्रोपी चेंज ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम है। अगर आपने एंट्रोपी चेंज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर निकाल लिया, एंट्रोपी चेंज ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम निकाल लिया, तो एंट्रोपी चेंज ड्यू टू चेंज इन प्रेशर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेशर इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है यहां पर। और या फिर 2.303 NCP log T2 by T1 plus 2.303 NR log P1 by P2। ठीक है, तो यहां से भी किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। ये सिस्टम का एंट्रोपी चेंज देगा आपको, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज तो आपको प्रोसेस की इरिवर्सिबल हीट से निकाल लेना है। माइनस साइन ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है, तो फिर माइनस साइन ले। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में ये सारी मेन बातें थी। अगर प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे हो रही है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इक्वेशन यूज की जा सकती है, लेकिन ये आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस के लिए है। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल आइसोकोरिक है, तब उसके लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे।
गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी डेल्टा एच डेल्टा एस ये आइसोथर्मल आइसोबारिक प्रोसेस के लिए यूज की जाती है। क्योंकि अधिकतर केमिकल रिएक्शन आइसोथर्मल आइसोबारिक ही होती है, इसलिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन वहां पर यूज की जा सकती है। ठीक है, तो ये समरी थी थर्मोडायनेमिक्स की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्व करेंगे, तो तब तक आप थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी रेशिन। सर एक डाउट था, जब केमिस्ट्री में अपन फर्स्ट लॉ यूज करते हैं तो अपन लिखते हैं डेल्टा ई इक्वल्स टू क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और जब फिजिक्स में फर्स्ट लॉ यूज करते हैं तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हो जाता है। डेल्टा इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फिर केमिस्ट्री में यूज कर लेते हैं डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू यूज करते हैं, वर्क इन कन्वेंशन अपोजिट कर लेते हैं। फिजिक्स में आप लिखते हो वर्क इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, केमिस्ट्री में लिखते हो वर्क इज इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा। तो यहाँ पर आपने वर्क का कन्वेंशन आप चेंज किया और फॉर्मूले में भी साइन चेंज कर दिया, तो मीनिंग तो सेम ही निकलेंगे ना, उससे मीनिंग सेम निकलेंगे। मतलब तो उसको फिजिक्स ये आपको में ध्यान रखना पड़ेगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात नहीं है, आप ये ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपने वर्क डन बाय द सिस्टम को नेगेटिव माना है, अगर आपने वर्क डन बाय द सिस्टम को नेगेटिव माना है तो फिर यही करना पड़ेगा, और अगर आपने वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव माना है तो फिर ये करना होगा फिजिक्स में जो करते हैं। ओके सर। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में बाकी का देखेंगे।